Hello guys, welcome back to my channel Study Passion. How are you all? Hope you all are doing so great. आज हम पढ़ने जा रहे हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन का फोर्थ पार्ट यानी कि फोर्थ लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन? अभी तक हमने चैप्टर पढ़ा जितना भी, उसमें हमने ये कहीं नहीं देखा कि वुमेंस को राइट मिले या वुमेंस के लिए कोई पॉलिटिकल स्टेप उठाया गया। वुमेंस को बस पैसिव सिटीज़न बोल दिया गया, उन्हें वोटिंग राइट्स भी नहीं दिए गए, ना पॉलिटिकल क्लब्स बनाने के राइट दिए गए। तो क्या औरतों ने ये सब देख करके अपने लिए कोई रेवोल्यूशन किया होगा? तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स। बहुत शुरू से ही, जब से ये फ्रांस की क्रांति शुरू हुई तब से ही वुमेंस जो हैं वो बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी हर इवेंट में, चाहे वो बेस्टाइली को डिस्ट्रॉय करना हो या कोई भी इवेंट। द होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइफ। और उन्हें ये सब करने के पीछे उनका एक ही कारण था, उन्हें गवर्नमेंट से बहुत आशा थी कि अगर हम ऐसा सारा काम करते हैं और एक अच्छी गवर्नमेंट आती है तो ज़रूर हमें हमारी लाइफ्स को सुधारने के लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे। और जो थर्ड स्टेट्स की वुमेन थी वो सीमस्ट्रेसेस या लॉन्ड्रेसेस जो हम कहते हैं उनकी तरह काम करती थी, या फ्लावर्स बेचती थी, या फ्रूट्स बेचती थी, या वेजिटेबल्स, और या फिर ये सब मार्केट में बेचती थी, या फिर वो एम्प्लॉयड थी डोमेस्टिक सर्वेंट्स की तरह। डोमेस्टिक सर्वेंट्स मतलब कि किसी के घर जा कर के बर्तन मांजना या साफ़ सफाई करना, इन सब कामों में। उन्हें थर्ड स्टेट्स की वुमेन की बात हो रही है, उन्हें अच्छी एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग नहीं मिल पाती थी। सिर्फ जो नोबल्स की डॉटर थी थर्ड स्टेट्स की, वो उनको कन्वेंट में भेजा जाता था पढ़ाई करने के लिए, सिर्फ नोबल्स की, ठीक है। और उसके बाद उनकी फैमिली उनके लिए एक मैरिज अरेंज कर देती, यानी उनकी शादी करवा देती। और ये सब देखकर वुमेन्स ने सोचा कि हम अपने पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर्स बनाते हैं जिसमें हमारे रेवोल्यूशन, हमारे अच्छे की बात हो, ठीक है। तो फ्रांस कॉलोनीज़ में या फ्रांस सिटीज़ में उस वक्त 60 वुमेन क्लब्स बने। और उनके डिमांड क्या थे? बहुत छोटे डिमांड थे उनके कि यार हमें भी मेंस जितने पॉलिटिकल राइट एंजॉय करने का मौका दो, हमें भी मेंस जितने पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करने हैं, हमें इक्वालिटी चाहिए हमारी सोसाइटी में। लेकिन जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसने वुमेन्स को पैसिव सिटीज़न कह करके और उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। उसके बाद स्टेट स्कूल्स बने और स्कूलिंग जो थी वो गर्ल्स के लिए कंपलसरी हो गई। ये बात हम कब की कर रहे हैं? ये बात हम कर रहे हैं जब रिपब्लिक था, ठीक है। फोर्स मैरिज जो था वो एलिमिनेट कर दिया गया, यानी कि अब लड़की के फैमिली वाले उसको फोर्स करके उसकी शादी नहीं करवा सकते थे, उसकी मर्ज़ी से ही शादी होती। और मैरिज जो था वो रजिस्टर हो गया सिविल के अंडर में, और जो डाइवोर्स था वो लीगल हो गया। और डाइवोर्स मेन के द्वारा भी दिया जा सकता था और वुमेन के द्वारा भी, यानी अब थोड़ी थोड़ी इक्वलिटी आ गई थी। और वुमेन जो थी वो जॉब्स के लिए ट्रेनिंग ले सकती थी, आर्टिस्ट बन सकती थी, या कोई स्मॉल बिजनेस चला सकती थी। वुमेन्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर। वुमेन्स का औरतों का हाल क्या था रेन ऑफ टेरर के दौरान? रेन ऑफ टेरर क्या था? मैंने आपको बताया था 1793 से 1794 के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे रेन ऑफ टेरर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त जैकोबिन्स की गवर्नमेंट थी। और जैकोबिन्स का लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जिसने जो अगर उसके अगेंस्ट कोई जाता था तो मैंने आपको बताया था कि वो उसका सीधे गला कटवा देता था एक मशीन से जिसका नाम था गिलोटाइन। तो यही हमने देखना है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वुमेन्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर। तो जो रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट थी उसने लॉ इशू कर दिया
कैसा लॉ इशू किया कि कोई भी वुमेन क्लब नहीं बनेगा और उनके द्वारा वुमेन्स के द्वारा कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं की जाएगी। और कुछ प्रोमिनेंट वुमेन जो थी यानी कि जो इस चीज़ का विरोध कर रही थी उन्हें अरेस्ट कर दिया गया और कुछ को तो देश निकाला दे दिया गया। वुमेन मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि वुमेन्स का ये जो मूवमेंट था कि उन्हें इक्वल राइट्स और इक्वल वेजेस मिले, ये 200 सालों तक उनका स्ट्रगल चला था और 200 साल बाद जा कर के उन्हें वोटिंग राइट्स मिले कब 1946 में। ठीक है। द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखते हैं। कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मार्टिनिक्यू, Guadeloupe and Saint Domingo were very important suppliers of commodities such as sugar, indigo, tobacco and coffee। ये जो कैरेबियन की कॉलोनीज़ थी, कॉलोनीज़ मतलब एक ऐसा स्टेट या कंट्री जो दूसरे स्टेट या कंट्री के अंडर में हो। तो जो ये थी मार्टिनिक्यू, गुआडेलोप और सैन डोमिंगो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सप्लायर थे शुगर, इंडिगो, टबैको एंड कॉफ़ी के। और यूरोपियंस जो थे वो इतनी दूर जाकर के काम करना नहीं चाहते थे, तो वहाँ पे लेबर की शॉर्टेज हो गई। प्लांटेशन, ये टबैको और इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी के प्लांटेशन में लेबर की शॉर्टेज हो गई। और ये जो था ना, ये लेबर की शॉर्टेज को पूरा किया गया एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड से। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड में यूरोप आता था, अफ्रीका और अमेरिकाज आते थे। अमेरिका, पहले मैं बता दूं, अमेरिका अकेले का कोई कॉन्टिनेंट नहीं है। अमेरिका 2 पार्ट में डिवाइड है, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, इसलिए यहाँ पे अमेरिकाज मेंशन किया गया है। ये जो स्लेव ट्रेड था ये 17th सेंचुरी से शुरू हुआ। अच्छा, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड मतलब ये कि यूरोप के स्लेव्स जो थे, स्लेव्स मतलब गुलाम, यूरोप के स्लेव्स जो थे वो अफ्रीका भेजे जाते थे, अफ्रीका के स्लेव्स जो थे वो अमेरिका भेजे जाते थे, अमेरिका के स्लेव्स जो थे वो यूरोप, यानी ऐसे ही ये ट्रेड चलता था। तो ये ट्रेड शुरू हुआ 17th सेंचुरी में। बॉर्डियोक्स और जिसे हम नैंटीज़ भी कहते हैं, इनके पोर्ट से शुरू हुआ अफ्रीकन कोस्ट तक। ठीक है। उसमें जो स्लेव्स थे वो ब्रांडेड थे, यानी कि गुलामों का भी ब्रांड था और उनको 3 महीने लंबा टाइम था शिप जिसमें चल के यूरोप से अफ्रीका जाती थी, उसके बीच उन्हें शिप में बहुत टाइटली पैक किया जाता था, मतलब जानवर जैसे। They were sold to plantation owners. The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee and indigo। और ये जो स्लेव्स थे, जो गुलाम थे, इनको भेजा जाता था फिर प्लांटेशन ओनर्स के पास और वहाँ पर जाकर ये उनकी गुलामी करते और ये शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो जैसी चीज़ें उगाते और जिसकी वजह से ये स्लेव ट्रेड चलता भी और इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम होता। और कन्वेंशन जो हमारा 1794 में बना था, जो हमारा न्यू गवर्नमेंट था, न्यू पार्लियामेंट्री बॉडी था, उसने ये स्लेव्स के प्रोसेस को अबॉलिश कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, फ्रांस से। और 10 साल बाद फिर नेपोलियन आया और नेपोलियन ने इस स्लेवरी को फिर से इंट्रोड्यूस किया, यानी इसको फिर से, ये जो स्लेव ट्रायंगल था ये फिर से यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकाज के बीच चलने लगा और स्लेवरी जो थी वो फाइनली अबॉलिश हुई फ्रांस में 1848 में। ओके, तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू द चैनल, share it with your friends and like to the video. Thank you.